अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इस वक्त हो रहा है। फातेह कौन होगा थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान टीम का स्क्वाड अब अगले टूर्नामेंट्स के लिए कितना तैयार है, क्या सीखा अपनी गलतियों से इस टूर्नामेंट के अंदर। इसके बाद किसानों के मसाइल पे वजीर आजम साहब को खत लिख दिया गया है। ताजिर तो परेशान है ही, अब किसान इत्तेहाद की जानिब से जो खत सामने आया है, ये प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में उनके नुमाइंदों से हम बात करेंगे। आखिर में पाड़क चनार से एक स्कूल टीचर ने मलाला यूसुफजई के नाम एक खत लिखा है और बताया कि कैसे 5 महीनों से उस स्कूल की बच्चियों की तालीम का हर्ज हो रहा है। वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत लगता है कि जैसे सो रहे हैं। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आगाज करते हैं 29 साल बाद होने वाला एक बहुत बड़ा इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी। आज इख्तिताम उसका हो रहा है। पाकिस्तान के लिए बड़ी बिटर स्वीट इस हवाले से मेमोरीज थी। बिटर स्वीट मैं इसलिए कहूंगी कि एक तो उस बात की खुशी थी कि 29 साल बाद इतना ग्रैंड टूर्नामेंट पाकिस्तान में हुआ। बिल्कुल परफेक्शन से नहीं हो पाया कि अच्छा होता, भारत की टीम भी आती, तमाम मैच पाकिस्तान में होते। आज जो फाइनल दुबई में खेला जा रहा है वो लाहौर के अंदर खेला जाता, लेकिन फिलहाल किस्मत कोई मंजूर नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, जो बाकी टूर्नामेंट है उससे खेलों की रौनक वापस तो आई। दुनिया का पाकिस्तान के ऊपर इतने बड़े लेवल पर टूर्नामेंट मुनक्किद कराने का इत्मीनान बहाल तो हुआ है, तो इस पे यकीनन मुबारकबाद दी जानी चाहिए है। लेकिन इसका दूसरा पहलू जो कि बिटर पहलू है वो ये कि पाकिस्तान की टीम के तश्कील पे उतनी मेहनत नहीं की गई जितना गालिबन इन स्टेडियम्स पे और इस टूर्नामेंट को कराने पे की गई। और पाकिस्तान की टीम वो पहली टीम थी जो अपने ही मुल्क में होने वाले टूर्नामेंट में पहले ही राउंड में सबसे पहले नॉकआउट होकर बाहर निकल गई। सो ये मिला जुला सा इसके ऊपर सेंटिमेंट है तमाम पाकिस्तानियों का। एक तरफ खुशी है कि टूर्नामेंट हुआ, दूसरी तरफ कुछ मलाल भी है कि ना टीम ने अच्छा परफॉर्म किया और ना मुकम्मल तौर पर टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर हो सका। अभी तक सूरत हाल ये है कि बड़ा तगड़ा फाइनल है। न्यूजीलैंड की टीम बहुत टफ टाइम दे रही है, बड़े सनसनी खेज मराहिल में इस वक्त मैच दाखिल है, तो मजा आ रहा है फाइनल मैच देखने। यकीनन दो जो तगड़ी तरीन टीमें हैं वो ही मदे मुकाबिल है। दे डिजर्व टू बी टुडे इन दिस फाइनल। इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आ सकी और वो दुबई में टिके रहे, तमाम मैचेस उन्होंने वहां पर खेले। बाकी ने इससे बहुत ज्यादा सफर किया। सबसे ज्यादा सफर किसने किया? न्यूजीलैंड की टीम ने, वही जो आज भारत के साथ फाइनल खेल रहे हैं। न सिर्फ फाइनल खेल रहे हैं बल्कि उनको तिगनी का नाच इस वक्त नचा भी रहे हैं। सबसे ज्यादा ट्रैवल जो है इस चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान न्यूजीलैंड की टीम ने किया, जिन्होंने तकरीबन 7000 किलोमीटर, क्योंकि वो दुबई आते थे, पाकिस्तान जाते थे और आना जाना, इस हवाले से फाइनल के वक्त में दोबारा वो दुबई गए। भारत की टीम को बिल्कुल कहीं भी मूव नहीं करना पड़ा। उनकी अगर आप देखें नकलो हमल, उनको 1 किलोमीटर भी अपनी जगह से नहीं हिलना पड़ा। दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका को तकरीबन 3500 किलोमीटर आना और जाना का जो सफर है वो पड़ा, जिसकी वजह से जाहिर सी बात थकावट होती है, प्रैक्टिस में हर्ज पड़ता है। उसके अलावा पाकिस्तान की टीम को ट्रैवल करना पड़ा, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ तक कि इंग्लैंड की टीम को भी जितना ट्रैवल करना पड़ा है वो आपको दिखा रहे हैं। 1000 किलोमीटर के इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ शहर है पाकिस्तान के उसके में ही उनको आना जाना पड़ा। लेकिन भारत की टीम को कोई नहीं आना जाना पड़ा भाई, तो हर लिहाज से इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट था भारत की टीम को। और इस बात का जनूबी अफ्रीका के डेविड मिलर ने गिला भी किया, उन्होंने आईसीसी पे तनकीद भी की। उन्होंने कहा कि जो ट्रॉफी की शेड्यूलिंग और सफरी इंतजामात हैं उनकी तरफ इशारा किया, जिससे जाहिर होता है कि डेविड मिलर के नज़दीक प्रोटीज की कारकर्दगी इसी वजह से बुरी तरह मुतासिर भी हुई है। ग्रुप बी की दोनों सेमीफाइनलिस्ट टीम्स जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को अपने ग्रुप मरहले के मैचेस खत्म करने के बाद दुबई का सफर करना पड़ा था। ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में भारत की न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के बाद जनूबी अफ्रीका को लाहौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने सेमीफाइनल के लिए पाकिस्तान वापस आना पड़ा, जबकि पहले सेमीफाइनल के लिए ऑस्ट्रेलिया भारत का मुकाबला करने दुबई गया। डेविड मिलर ने कहा कि सिर्फ 1 घंटा और 40 मिनट की फ्लाइट थी, लेकिन हकीकत यह है कि हमें इस टूर्नामेंट में जो करना पड़ा वो मिसाली नहीं था। फ्लाइट सुबह खेल के बाद की थी और हमें हर हाल में सफर करना था। डेविड मिलर ने कहा फिर हम शाम 4 बजे दुबई पहुंचे और अगली सुबह 7 बजे हमें वापस आना था। ये कोई मिसाली सूरत हाल नहीं थी। ऐसा नहीं है कि हमने 5 घंटे परवास की, लेकिन फिर भी ये मुश्किल चीज थी। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा सफर करने वाली टीम थी न्यूजीलैंड और आज वो फाइनल के अंदर मौजूद है। उन्होंने गालिबन इसको एक पर्सनल चैलेंज लिया कि भाई ऐसे है तो ऐसे ही सही, क्योंकि सक्सेस इज द बिगेस्ट रिवेंज। और शायद पाकिस्तानी टीम को भी ऐसा ही करना चाहिए था। अगर आपके मुल्क में होने वाले इस टूर्नामेंट का मजा किरकिरा किया गया, अगर आपका फाइनल आपसे छीन लिया गया, तो आपको ये परफॉर्मेंस ग्राउंड में दिखाकर इस फाइनल को वापस पाकिस्तान लाना चाहिए था। लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं सका। प्रोग्राम के पहले से में हम बात करेंगे, हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। कामरान अकबर साहब, साबिक
टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद, शाहिद हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया तीनों हमेशा मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। चूंकि अभी फाइनल बड़े ही सनसनीखेज मराहिल में भी है, सबकी नजरें स्क्रीन के ऊपर भी होंगी। क्विक पहले मैं आप लोगों से इस पे आपको ओपिनियन जान लूं। कामरान, आपसे आगाज करते हैं। क्या लगता है मैच जहां फंसा हुआ है, भारत अभी भी यहां से मैच निकाल लेगा या न्यूजीलैंड ने उनको और रोक सकता है? कि क्या गेस है फाइनल किधर जा रहा है? Who's your pick? फाइनल अब मारिया, फाइनल अभी देखें यही इंडिया की तरफ ही जा रहा है। अभी 3 आउट हैं और ऑलमोस्ट उनको 90 रन चाहिए जीतने के लिए 17 ओवरों में। और अय्यर बड़ा अच्छा खेल रहा है और रोहित शर्मा ने ऊपर से रन बड़े तेज करके दिए हैं। और मुझे लग रहा है कि जो न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है, जैसे फर्स्ट 7 to 8 ओवर्स खेले हैं, 60 रन बना लिए हुए थे, उस चीज को कंटिन्यू नहीं रखा, उस मोमेंटम को विकेटें थ्रू करते गए हैं, जिसकी वजह से इंडियन टीम गेम में वापस आती गई। जहां पे 300 या 280 हो रहा था, वहां पे उन्होंने 250 करने दिए। और कम हो सकते थे अगर माइकल ब्रेसवेल का रन आउट कर लेता। कुलदीप यादव आधी पिच पे था, फ्रेम में भी नहीं आ रहा था, विकेट पे नहीं आया, तो शायद 210 215 रन करने पड़ते। लेकिन यह है कि एक फाइटिंग टोटल है, वापस आए हैं, बैक टू बैक 3 विकेटें मिली हैं। अभी ये अय्यर का कैच हो जाता तो शायद और टफ मैच हो जाता। अभी फिलहाल मेरे ख्याल से 80% इंडिया के हाथ में मैच है। और जो आपने इंट्रो में बात की है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई है, डेफिनेटली हम मुबारकबाद देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, इतने अरसे बाद बड़ा जबरदस्त टूर्नामेंट करवाया। उसके बाद जो हमारी सिक्योरिटीज हैं, दिन रात उन्होंने ड्यूटीज दे के इस इवेंट को कामयाब बनाया। फिर लोगों ने जैसे आके देखा, जैसे सपोर्ट किया हर टीम को, अमेजिंग। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत टीमें लेके गई हैं पाकिस्तान में, और हर कोई वो अप्रिशिएट भी करा। अनफॉर्चुनेटली फाइनल नहीं हो सका। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे जो इमेज पाकिस्तान का बना, तो मजीद पाकिस्तान होस्ट कर सकता है। ये पाकिस्तान ने अपनी रेपुटेशन बनाई इंटरनेशनल। और मेरी लिस्ट में से जो एक और पॉजिटिव टेक अवे वो ये है कि पाकिस्तान की एक पूरी जनरेशन ने पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स को खेलते हुए नहीं देखा था। मेरा ताल्लुक उस जनरेशन से है जिसने देखे हैं ये मैचेस, लेकिन बीच में हमारे 10-15 साल में जो बच्चे हैं उन्होंने बिल्कुल कोई ऐसा मैच नहीं देखा। तो उनके लिए भी एक बहुत ही बहुत बड़ी बात है। अचीवमेंट है। देखिए पहले 10 साल 11 साल पाकिस्तान से क्रिकेट बाहर रही है, 2009 से लेके 2015-16 तक स्टेप बाय स्टेप लेके आए। बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ा, बड़ी मेहनत करनी पड़ी। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट जिस मुल्क में होती है, टीमें आती हैं, इवेंट होते हैं, तो वो डेफिनेटली उनकी प्रोग्रेस बड़ी जबरदस्त जाती है। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे हमें उम्मीद है, सबकी दुआएं पूरे पाकिस्तान की, जिस हालात में हमारी क्रिकेट चली गई है उस हालात से निकले। और जैसे न्यूजीलैंड और इंडिया खेल रही है फाइनल, इस टाइप की टीम हमारी बने। बेशक। यासिर, सेम सवाल आपसे। जहां मैच है इस वक्त 80% कामरान के ख्याल में भारत के चांसेस है, आपके नजदीक क्या आपकी प्रेडिक्शन क्या? जी बिल्कुल 60-70% है। लेकिन वो कहते हैं ना, एक क्रिकेट में एक इस्तिलाह है कि कैचेस विन मैचेस। तो जिस तरह हमने देखा, फिलिप ने एक अनबिलीवेबल कैच लिया, वहाँ से जो पहली विकेट मिली, फिर वेरी नेक्स्ट बॉल जो है वो कोहली आउट हुआ। तो क्रिकेट में यू नेवर नो, आखिरी बॉल तक ये न्यूजीलैंड की टीम जो है वो लड़ती है। बट इस वक्त जो जिस तरह पार्टनरशिप जा रही है, श्रेयस बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनकी विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े क्रूशियल प्लेयर है, स्पिनर पे बहुत अच्छा खेलते हैं। अगर इसकी विकेट निकाल लेता है न्यूजीलैंड, तो मैच जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा और वो मेरे ख्याल से डाउन द वायर जा सकता है। अगर ये आउट ना हुआ, 50-60 आराम से करके, तो फिर शायद भारत 2-3 ओवर पहले ही मैच जो है वो फिनिश कर दे। अच्छा, सही। शाहिद हाशमी साहब, आपका इसके ख्याल मुख्तलिफ है या मोर और लेस आप एग्री करते हैं जो ये अभी तक गुफ्तगू है इससे? बिल्कुल एग्री करने वाली बात है। विकेटें चाहिए न्यूजीलैंड को और जल्दी चाहिए, इसलिए कि मैच वाइट बॉल क्रिकेट में 2-3 विकेटें आपको मिलती हैं ऊपर नीचे, तो आप एकदम से मैच में वापस आते हैं। जैसे इंडिया की टीम आई 58 विदाउट लॉस 8वें ओवर में, उसके बाद 18 रन्स पर 28 गेंदों के दौरान में 3 विकेटें गिर गईं, जिनमें केन विलियमसन की बड़ी क्रूशल विकेट थी, जो बहुत ही अच्छा खेलते हैं, बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। और फिर न्यूजीलैंड ने एंड में जाके थोड़ा सा माइकल ब्रेसवेल ने बैटिंग की। इसी तरह अगर अभी न्यूजीलैंड को आगे पीछे 2 विकेटें मिल गई तो इंडिया थोड़ा सा ट्रबल में आएगा। ऑल्दो कि इंडिया की बैटिंग डेप्थ बहुत ज्यादा है, उनके बैट्समैन नीचे वाले भी 8-9 नंबर के बैट्समैन भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। अभी तक तो एडवांटेज इंडिया के पास ही है। ये टर्निंग पॉइंट अगर मैं कहूँ इस मैच का, शायद साहब आज के दिन वो क्या होगा एक चीज जिससे जो मैच आपको लग रहा है कि ये भारत जो है उसका इस पे गिरफ्त मजबूत हो गई? अगर वो टर्निंग पॉइंट होगा तो वो क्या होगा?
मेरे हिसाब से वही केन विलियमसन का आउट होना कि आप 57 विदाउट लॉस था। अगर केन विलियमसन वहां थोड़ी देर रुकते, 10-15 ओवर अगर वो बैटिंग करते तो न्यूजीलैंड 280-290 पे पहुंचता और 280-290 बड़ा अच्छा फाइटिंग टोटल होता। देखें कोहली की विकेट उन्होंने ली, उन्होंने 19वें ओवर में पहली जब विकेट मिली तो उन्होंने अगले ही ओवर में कोहली को भी आउट किया और मुस्तकिल प्रेशर रखा। 22वें ओवर में 2 रन बने, 23वें ओवर में 2 रन बने, 24वें ओवर में 4 रन बने, 25वां ओवर मेड इन गया जिसपे रोहित शर्मा को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, उन्होंने निकल के खेलने की कोशिश की और स्टंप हो गए। तो आप प्रेशर बिल्ड करेंगे तो विकेट मिलेगी। एक कोई और अगर अय्यर की विकेट मिल गई तो वो शायद टर्निंग पॉइंट हो जाए, लेकिन न्यूजीलैंड की इनिंग में विलियमसन का आउट होना बड़ा बुरा रहा न्यूजीलैंड के लिए। यासिर, अब जो हम जिस तरह से भारत की टीम को खेलते हुए देखते हैं, मुझे तो अगर क्लोजेस्ट याद आए तो शायद वो ऑस्ट्रेलिया की जो सुप्रेमेसी थी, 12 साल तकरीबन उन्होंने किसी को करीब नहीं फटकने दिया, खासतौर पे जो बड़े मुकाबले थे, जो बड़ी चैंपियनशिप्स थी उसके अंदर। क्या हमें लगता है भारत अब उसी टेंजेंट पे जा रहा है अब, या अभी बहुत मराहिल है, ऑस्ट्रेलिया वर फार अहेड, अभी उधर नहीं पहुंचे भारत? नहीं, देखिए भारत की जो प्रिपरेशन होती है वो बहुत बेहतर है पहले से, और उनकी जो किसी भी टूर्नामेंट में अपने रिसोर्सेज पूरे रखते हैं, उनकी स्टडी बहुत अच्छी होती है, उनके डेटा एनालिस्ट जो है मेरे ख्याल से काफ़ी काम करते हैं प्लेयरों की वीकनेसेस पे और प्लेयरों की स्ट्रेंथ पे। तो ये चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्रिपरेशन आजकल की क्रिकेट में, जो कंटेम्प्रेरी क्रिकेट है, इसमें आप प्रिपेयर होके आएँ, आपके रिसोर्सेज पूरे हों, आप प्रिपेयर हों। और देखें ये मसल मेमोरी होती है, आप एक चीज़ की एफर्ट करते हैं, आप स्टडी करते हैं, आप एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उसके बाद आपकी मसल मेमोरी बनती है। अब इंडिया जो है वो यही चीज़ कर रही है। इंडिया जो है, हम देख रहे हैं पिछला टूर्नामेंट भी वो T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, फिर 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप उसका फाइनल खेले हैं, आज फिर फाइनल खेल रहे हैं। तो एक इंटेंट नज़र आती है और एक एक थॉट प्रोसेस नज़र आता है इनकी, जब टीम खेल रही होती है तो उसमें एग्जीक्यूशन नजर आती है कि उनके जो प्लान्स हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। कहीं पे गेम अवेयरनेस की बात हो तो वहाँ पे हमें नजर आता है कि यार ये गेम अवेयरनेस का मुजाहरा कर रहे हैं। जहाँ पे प्रेशर हैंडलिंग की बात हो तो वहाँ पे हमें नजर आता है कि यार ये इनके बैट्समैन जो है वो प्रेशर को हैंडल कर रहे हैं। जहाँ पे सिंगल्स लेने चाहिए वहाँ पे सिंगल्स ये लोग ले रहे हैं। जहाँ पे एक रोल है, जिस तरह रोहित शर्मा का एक रोल है कि यार वो नए बॉल से आके, आज भी आप अगर टर्निंग पॉइंट की बात करें तो मेरे नजदीक जो मैच का जो टर्निंग पॉइंट है, रियल टर्निंग पॉइंट, वो रोहित शर्मा की ये जो इसने फायरी इनिंग खेली आके ऊपर से 10 ओवरों में 70 हो गए थे उनके विदाउट लॉस। तो आप जब टारगेट चेस कर रहे हो 250 का, इवन तो कोहली की विकेट भी मिल गई न्यूजीलैंड को, लेकिन फिर भी इंडिया जो है स्टिल इन द गेम है। तो ये जो स्टार्ट जो उनको मिला है, ये दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जो फाउंडेशन बना दी उन्होंने, जो फाउंडेशन बना दी। हाँ कामरान, आपके नजदीक टर्निंग पॉइंट क्या था आज के मैच को? और ये जो न्यूजीलैंड को ट्रेवल ज्यादा करना पड़ा, 7000 किलोमीटर मैं देख रही थी, स्ट्रेंज, मतलब वो तो उनको सुबह फ्लाइट लेनी है, मैच खेलने अगले दिन वापस आना है, उसके बावजूद फाइनल तक पहुंच गए वो। देखिए इनकी कामयाबी ये है, कोई एक्सक्यूज नहीं देते हैं। देखिए प्रोफेशनल टीम है, ये ट्रैवल करना पड़ता है। आप सीरीज खेलने जब बायलैटरल सीरीज, वो भी ऐसी ही होता है, वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट देके मैच खेले, नेक्स्ट डे ट्रैवलिंग, ये तो करना पड़ता है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर दूसरी टीम को ना करना पड़े और खाली एक को करना पड़े और बार बार करना पड़े, अब ये डिबेट खत्म हो जानी चाहिए। देखिए अगर वो पाकिस्तान में भी इंडिया आती तो उनको सिर्फ एक ही वेन्यू देना था, लाहौर का, वो भी फिर उस वक्त भी यही बातें होनी थी। देखिए वो आप ये देखें जो यासर ने बात की है कि रिसोर्सेज वो अपने पूरे लेके आते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डाटा का कोई अमल दखल होता जरूर है उस वेन्यू का, लेकिन टीम बनाने में कोई ये इतना मुश्किल नहीं होता। हम लोगों ने खुद अपनी टीम ऐसी बनाई है कि हम लोग लास्ट नंबर पे आए, हम डिजर्व भी करते हैं, हमारे में इतनी एबिलिटी नहीं है। किसने, बाकी 7 टीमों ने कहा था कि हम ओपनर दूसरा ना रखें, बाकी टीमों ने कहा था हम 2 स्पिनर्स ना रखें, 1 स्पिनर्स रखें, हम ऑलराउंडर ना रखें, फास्ट बॉलर सारी हम लोगों ने रख ली है। तो ये कसूर हम किसी को ब्लेम देने के बजाय पहले हम देखें कि क्या हमारी ये चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाली टीम थी। ये एक्सक्यूज है, मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड की टीम ने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है और इस चीज को उन्होंने सामने रख के क्रिकेट खेलते तो शायद वो फाइनल तक क्वालिफाई न करते। वो भी अपनी पूरी टीम लेके आए हैं। और जहां तक टर्निंग पॉइंट की आपने बात की है, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा यासर के साथ। इस टोटल पे आप ऊपर से फर्स्ट 10 ओवर्स में मैच एक साइड पे कर देते। अभी तक जो इंडिया फेवरेट है वो सिर्फ रोहित शर्मा की बैटिंग की वजह से। हमने ये मैच शुरू होने से पहले कहा था कि फर्स्ट 10 ओवर्स
बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से भी आप देखें कि 60 रन बने 8 ओवरों में और एक आउट था। उसके बाद जो बैक टू बैक विकेटें गिरी है न्यूजीलैंड टीम की तरफ से, मैं समझ रहा हूँ उसने इस मैच पे अभी तक निकाला भी। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, शायद मैंने कहा 1-2 विकेटें मिल गई तो वो बैकफुट पे इंडियन टीम भी आ जाएगी, लेकिन फिलहाल मुश्किल है। लेकिन केन विलियमसन का, सचिन रविंद्रा को जैसे 2 चांस मिले थे, उसको चाहिए था एक बड़ी इनिंग्स खेलना, जैसे रोहित शर्मा ने 70-60 रन 80 रन बनाए हैं, तो इस टाइप की एक बैट्समैन रन करता तो बहुत ही अच्छा होना था, फिर और 15-20 रन हो जाने थे। हाँ, अभी 85-82 करीब रन चाहिए, जो मैं दूर से स्क्रीन पे साथ देख भी रही हूँ। शायद साहब अब पाकिस्तानी स्क्वाड पे आ जाते हैं। हर सीरीज के बाद जो टीमें होती हैं वो अपनी गलतियों को बैठ के एनालाइज करती हैं, कोई उखाड़ पिछाड़ करती हैं, स्क्वाड जो है उसको तश्कील देती है। अब जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड खेलने जा भी रही है, जो स्क्वाड की इस वक्त जो शक्ल और सूरत है, उससे आपकी क्या तवक्कुआत है? डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा है मारिया, इसलिए कि आपकी टीम डिजास्टर हो गया। पूरी दुनिया कह रही थी, पूरे एक्सपर्ट, पूरे फॉर्मर प्लेयर्स कह रहे थे कि आपका बैलेंस नहीं है स्क्वाड का। कोई अकाउंटेबिलिटी हुई? किसी सिलेक्टर से पूछा, किसी हेड कोच से चेयरमैन साहब ने बुला के पूछा, कप्तान से पूछा कि क्यों तुमने कंप्रोमाइज किया सिलेक्शन के ऊपर? पूरी दुनिया कह रही थी कि एक स्पिनर रखो, एक ओपनर रखो, तुमने तो कंप्रोमाइज किया। वो अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, डब्बे में डाले 15-20 नाम, गुड़ किए और निकाल लिए और स्क्वाड अनाउंस कर दिया। अगर आप फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं तो आपने अंडर 19 के तो प्लेयर ही नहीं डाले। कोई नए प्लेयर आप डालते, 3 बैट्समैन डाल देते, 2 बॉलर डाल देते, तो कम से कम आपको ये तो पता चलता कि आप फ्यूचर की तरफ जा रहे हो। 2-3 प्लेयर ओडीआई से निकाल दिए, 2-3 प्लेयर T20 से निकाल दिए, चलो जी गुड़ करके चले जी, जाएं आप खेल के आए न्यूजीलैंड। कोई अकाउंटेबिलिटी तो करें चेयरमैन साहब। चेयरमैन ने इतना अच्छा काम किया, एज होस्ट हम सक्सेसफुल रहे, एज होस्टिंग टीम, एज होस्ट जो टीम थे हम फ्लॉप हो गए बुरी तरह। उसकी कोई तो अकाउंटेबिलिटी हो, अल्लाह के वास्ते अकाउंटेबिलिटी तो करें। अकाउंटेबिलिटी की है ना, प्लेयर्स चेंज कर दिए, वो बाकी सारी मैनेजमेंट वही पे है, किसी ने पूछा नहीं है। तो ये न्यूजीलैंड की टीम भी वैसे ही बना के चले गए, वनडे से निकाले T20 में डाल दिया, T20 के वनडे में निकाल दिए। कोई पूछने वाला नहीं। यासिर साहब, प्रॉब्लम क्या है? क्या खिलाड़ी है नहीं लाइनअप के अंदर पीछे? बस यही टीम है, इसी को फिर रिसाइकिल करेंगे, इन्हीं को आगे पीछे करेंगे, इन्हीं पे काम करेंगे, पीछे टैलेंट पूल है ही नहीं, इसलिए कैसे लाए नए प्लेयर्स? क्या ये वजह है, ये तौजीह दी जाती है? देखिए नहीं, प्लेयर्स तो होते हैं, बिल्कुल जाहिर है, इतने प्लेयर्स हैं, काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो कि सीजन क्रिकेटर्स हैं। अब जिस तरह एक मैं मिसाल दूंगा, यहाँ पे एक लड़के को सिलेक्ट किया है, उमैर बिन यूसुफ। ठीक है, अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उमैर बिन यूसुफ कहीं से भी वो T20 का प्लेयर बाद में उसने अडॉप्ट की अपनी गेम। ठीक है, वो बेसिक क्रिकेटर है यार, वो टेक्निकल प्लेयर है, वो बेसिक्स पे उसकी क्रिकेट की डेवलपमेंट हुई है, उसकी जो शॉट्स की डेवलपमेंट हुई है, उसकी बेसिक मुझे समझ नहीं आती। उसको T20 में डाला, आप वनडे में डालो, उसको थोड़ा सा लंबे फॉर्मेट में डालो, उसकी टेक्निक अच्छी है, वहां पे वो थोड़ा सा और फ्लरिश होगा। सेकंड देखिए, एक सबसे जो डिसअपॉइंटिंग बात है ना, वो हमारे जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं, उनको अपनी लीग में उनको जगह नहीं मिलती। सपोज जो टॉप स्कोरर्स हैं, उनको वो 1000 रन करते हैं या 800-1200 रन करते हैं, टॉप स्कोरर या टॉप विकेट टेकर, उनको जो फ्रेंचाइजेज हैं उनको वो उस नज़र से नहीं देखती कि यार ये जो हमारा जो ये अपना ब्रांड है, इससे हमने अपने प्रोडक्ट की तैयारी करनी है। नो अगर आप एक यंगस्टर को, अच्छे यंगस्टर्स को आप जो टेक्निकली स्ट्रांग है, जो कि अपनी गेम को डेवलप कर सकते हैं और सिचुएशन के हिसाब से खेल सकते हैं, आप उनको, मेरे हिसाब से आप उनको जो है प्रमोट करें, आप अपने प्रोडक्ट को अपने उसमें बनाएं, अपनी लीग में बनाएं। तो ये मेरा एक छोटा सा पॉइंट है। दूसरा ये है कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत स्ट्रांग करने की जरूरत है। अब जो आपकी जो कंपेटिटिव क्रिकेट होती थी हमारी, हम सब, मैं, कामरान, हम लोग डिपार्टमेंट क्रिकेट से निकले हैं, क्योंकि वहां पे हमने प्रेशर हैंडलिंग सीखी है। ठीक है, हम पे प्रेशर होता था, मैनेजमेंट का प्रेशर होता था, मैनेजमेंट के ऊपर टॉप मैनेजमेंट का प्रेशर होता था, तो वो प्लेयर उस प्रेशर को हैंडल करना सीखता था। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे प्लेयर जो है ना, अंडर प्रेशर आते हैं, वो प्रेशर को उनको हैंडल करना, वो एक्सपोजर नहीं है उनका। जिस तरह हम देखते हैं यार, जो आईसीसी के इवेंट्स होते हैं, इसमें हमारी टीम अब चोक कर जाती है अनफॉर्चुनेटली। पहले ये नहीं होता था, हम लोग फिनिश कर जाते थे।
हम लोग स्टार्ट भी अच्छा लेते थे तो मैच जीत जाते थे, लेकिन अब हमसे फिनिश भी नहीं हो रही चीजें, तो अभी थोड़ा सा ना गैप आ रही है चीजें, ये हमको थोड़ा गैदर करना पड़ेगा। अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की जो लेगेसी है हमारी, कौन कौन से टूर्नामेंट्स हैं जिससे हमारे प्लेयर्स प्रोड्यूस हुए हैं, हमें वो देखना पड़ेगा, उस पर नजर डालनी पड़ेगी और उनको रिवाइव करना पड़ेगा। तो हमारे फिर प्लेयर्स की बहुत लंबी लिस्ट है, पीछे काफी टैलेंट आ रहा है जो उसी में जो है ना वो ग्राइंड होके और वो टीम में आएगा। सो क्या इस स्क्वाड से कामरान हम कोई मुख्तलिफ नताइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अभी जब टीम जा रही है न्यूजीलैंड तो उनको होम ग्राउंड का एडवांटेज भी होगा, हम देख रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम कितना खतरनाक खेल रही है। और देखिए मारिया बिल्कुल सही कहा, हम डिफरेंट रिजल्ट ले सकते हैं अगर वो अपनी सी या डी टीम अनाउंस करते, शायद हम लोग कुछ अच्छी क्रिकेट खेल रहे। जो ये वाली टीम है अगर ये हुई तो फिर आपके सामने क्या हाल होगा। ग्राउंड्स भी छोटे होते हैं, जैसे यासिर ने बात की या टीम के मतलब उमर बिन यूसुफ की, क्या यासिर समझता कि हमारा जो T20 का कप्तान है, नो डाउट नो डिसरिस्पेक्ट, हमारे वनडे का टेस्ट मैच का बड़ा जबरदस्त है, सब बड़ा सपोर्ट करते हैं, बड़ा अच्छा खेल रहा, अपनी जगह पक्की की है, क्या T20 में वो कैप्टनसी डिजर्व करता है? आप उसका कॉन्फिडेंस भी खराब करें, आप कॉम्बिनेशन भी खराब करें, आपको समझ नहीं आ रही कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी एक हफ्ता पहले आपकी टीम की परफॉर्मेंस क्या है, किस इंटेंट के साथ खेल रहे हैं आप। T20 इससे ज्यादा फास्ट अग्रेसिव क्रिकेट खेली जाएगी, आप उस हिसाब से टीम बनाएं। क्या इस टीम में T20 में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं आ सकता था? उसको नहीं खिला सकते थे? ये चीजें देखने वाली हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। डोमेस्टिक क्रिकेट जो यासिर ने बात की है, डेफिनेटली यही आपका एक हल है पाकिस्तान की क्रिकेट का कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत दें, प्रोसेस बनाएं, खिलाएं, सबको कन्विंस करें। जो कोई भी नहीं खेलना चाहता और ग्राउंड में आके देखें कि किस कंडीशन में प्लेयर्स खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, बैट्समैन है तो किस मौके पे कर रहे हैं, क्या बॉलिंग लाइनअप है, क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप है कि नहीं, मैच फंसा हुआ कि नहीं, ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, फिर आप प्लेयर्स बनाते हैं। आज इंडिया क्यों डोमिनेट कर रहा है दुनिया में? उन्होंने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू दी है, सिलेक्शन वहां से होती है, प्रोसेस को उन्होंने बेस बनाया हुआ इंडियन टीम में आने के लिए। ये सारी चीजें हैं और उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, सब कुछ है, लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? जो शायद भाई बात करें, जो हम पिछले 6-7 साल से कहते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे जो कोई भी आता है वो क्रिकेट ऊपर ले जाने के बजाय नीचे छोड़ के जाता है। क्यों? कि वो अपनी ईगो में रहता, पाकिस्तान को देखता नहीं है, पूरे सिस्टम को नहीं देखता, वो सिर्फ अपनी नजर, जो उनके फेवरेट्स हैं 20-25 लड़के जो अच्छा मिलते हैं, टाइम देते हैं, गैदरिंग होती है, उनके अलावा किसी और का सोचते नहीं है। इसमें नेटवर्किंग और पीआर की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो भी इस दौरान जो डेवलपमेंट है। एक और छोटी सी बात जो यासिर ने बात की, ये मैंने 3-4 साल जब PSL हो गई थी, मैंने उस वक्त कहा था अगर आपने अपने प्लेयर्स बचाने हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मरों को लेना है, तो आप फौरन अपनी 8 टीमें कर दें। 6 टीमों के साथ काम नहीं होगा। 5 से शुरू हुआ था, 6 हो गई थी, लेकिन 8 नहीं कर सके, इसलिए हमारे डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर है इग्नोर हुए जाते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में, जिससे फिर लड़का डिसाइड होता है, फिर वो समझता ही नहीं कि डोमेस्टिक क्रिकेट हम 4 डे क्रिकेट खेलने, सारी सिलेक्शन आप फिर PSL से करेंगे तो फिर आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को वीक करते हैं, सिस्टम को खत्म करते हैं, मेरिट को खत्म करते हैं, ऐसे जब डिसीजन लेते हैं। इस दौरान मेरे ख्याल है तकरीबन कुछ 68 रन चाहिए, सो मोर और लेस अभी ये कहना सेफ होगा कि भारत ही रन बना ही लेगा। विकेट उन्होंने अपनी कंटेन कर रहे हैं। 2 कैच निकले अय्यर के, अभी मिडॉन पे कैच निकला, ग्रैम फिल्प्स की बॉल पे 44 पे, शायद हो जाता तो शायद थोड़ा सा प्रेशर आ जाता। फील्डिंग बड़ा काम रोल प्ले कर रही है, अब ग्रैंड फिल्म्स हर जगह तो जा नहीं सकता फील्डिंग करने के लिए। सो क्या मसला है ये शायद साहब, क्या ये थोड़े से नर्वस हो गए न्यूजीलैंड वाले, मतलब प्रेशर ले गए, जो कि ऑलमोस्ट एक होम क्राउड है इंडिया के लिए, वो दिखा भी रहे थे पैन करके कैमरा, तो सारा स्टेडियम ब्लू था, कोई उसमें न्यूजीलैंड के शाजो नादिर शायद ही कोई वहां पे सपोर्टर, शायद पाकिस्तानी कुछ जाके न्यूजीलैंड को सपोर्ट जरूर कर रहे हो, बाकी सारे तो इंडियंस ही हैं वहां पे। 99% इंडियंस हैं। प्रेशर होता है फाइनल का, और उनको ये भी बार बार एहसास हो रहा होगा कि अब इंडिया टारगेट के करीब जा रहा है। अगर जिस तरह कामरान ने कहा, ये 1-2 कैच हाफ चांस भी आपको लेने पड़ते हैं इतने कम टोटल में, और फिर जिस तरह रोहित ने इनिंग्स खेलकर इंडिया को काफ़ी आगे कर दिया था, तो हाफ चांस भी लेने पड़ते हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। और फिर इंडिया की बैटिंग डेप्थ भी बहुत है, तो वो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये टोटल बना लेंगे और फाइनल जीत जाएंगे। सुपरस्टार्स नहीं हम बना पा रहे। जो भारत की टीम के अंदर हम देखें तो लाइनअप में बहुत सुपरस्टार्स है। पाकिस्तान के अंदर इंडिविजुअल्स आपके रिकॉर्ड बेहतरीन है, जैसे बाबर आजम का है,
है, लेकिन जो एक सुपर स्टारडम की तरफ जाते हैं कि आपकी क्राफ्ट इतनी सुपीरियर हो, वो पाकिस्तान की टीम में मुझे उसकी भी कमी नजर आ रही है। ये क्या आपको भी ऐसा लगता है शाहिद साहब कि हमारे पास अब सुपरस्टार्स उतने नहीं हैं जितने हुआ करते थे? बिल्कुल ऐसा ही है, और वो जो बड़े प्लेयर हैं वो आके एक जगह स्टैग्नेट कर गए हैं। बाबर आजम रुक गए, शाहीन शाह अफरीदी रुक गए, नसीम शाह रुक गए, हारिस रऊफ रुक गए, इनकी डेवलपमेंट नहीं हो रही। और बहुत से लोगों को शिकायत है, कोचेस भी ये कह रहे हैं कि ये लोग बात नहीं सुनते, ये अपनी इंप्रूवमेंट की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, लेकिन और मजीद इनको सुपरस्टार बनने के लिए इनको बातें सुननी पड़ेंगी, इनको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी, इनको कंसिस्टेंट सिलेक्शन मिलता रहना चाहिए। कहीं आप टेस्ट में रेस्ट करा देते हैं, फिर आप वनडे में ले आते हैं, अब आप वनडे में रेस्ट करा के T20 में खिला रहे हैं। अजीब अजीब तरह की सिलेक्शन होती है। मोहम्मद हसनैन फास्ट बॉलर बगैर खेले चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से बाहर हो गया। सऊद शकील जिसने 62 रन बनाए थे इंडिया के खिलाफ, क्या उसको ये रिवॉर्ड दिया है कि तुमने इंडिया के खिलाफ सबसे ज्यादा स्कोर किया था, तुम अब वनडे से बाहर हो गए। वर्ल्ड कप के बाद बाहर हुए, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में आए, अब फिर दोबारा बाहर हो गए। तो सिलेक्शन भी नहीं हो पाती, प्लेयरों की डेवलपमेंट नहीं हो पाती, प्लेयर खुद भी 2 कदम आगे जाते हैं, 4 कदम पीछे हो जाते हैं। तो ये एक ओवरऑल एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसको एड्रेस करना पड़ेगा जल्दी। और सबसे पहले तो मेरे हिसाब से कि चैंपियंस ट्रॉफी का अहाता करें आप जल्दी आपने स्क्वाड सेलेक्ट करके अब आप भेज रहे हैं, लेकिन कम से कम बैठ के बात तो करें कि चैंपियंस ट्रॉफी में कहां गलतियां हुई, किन से गलतियां हुई, उनको जरा हटाएं रास्ते में से। बार बार अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं शाहिद साहब भी, यासिर हमीद भी और कामरान अकमल भी। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। आज ही आखिरी मैच, पोस्ट प्रॉब्ली इंडिया ये टूर्नामेंट जीत चुका है। चंद ही ओवर्स की अब बात है। बड़ी जबरदस्त खेली इंडियन टीम, वो डिजर्व करते थे, अनबीटन रहे। न्यूजीलैंड भी फाइनल खेलना डिजर्व करता था। पाकिस्तान की टीम एक बेहतरीन होस्ट रहे, अपने मुल्क के अंदर टूर्नामेंट कराया, लेकिन एक अच्छी कंपेटिटिव टीम साबित नहीं हो सके। इसलिए बड़ा मिला जुला सा ये चैंपियंस ट्रॉफी का माहौल और मूड रहा पाकिस्तान में। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे किसान इत्तेहाद ने खत लिखा है हुकूमत वक्त को, आने वाले ग़िज़ाई बहरान की तरफ उन्होंने इशारा किया है। वो क्या कहते हैं आपको बताएंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। किसानों के हवाले से अगर हम देखें तो उस मुल्क के अंदर हमेशा इन ही महीनों के अंदर एक डिबेट शुरू हो जाती है। गंदम की खरीदो फरोख, गंदम की कटाई, हुकूमत के साथ किसानों के मामलात, ये हमेशा ज़ेरे गर्दिश रहते हैं, खबरों की जीनत बने रहते हैं। इस वक्त भी यही सूरत हाल है। किसान इत्तेहाद पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक लिख डाला है। उस खत के अंदर वो क्या बात कर रहे हैं हम आपको बताते हैं। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट की जानिब से लिखे गए खत में गंदम की कीमत 4200 रुपये फी मन मुकर्रर करके फौरी खरीदारी यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया है। खत में मजीद कहा गया है कि पिछले साल हुकूमत ने गंदम का रेट 3900 रुपये फी मन मुकर्रर किया, मगर खरीदारी नहीं की थी। अगर इस साल भी हुकूमत ने गंदम ना खरीदी तो मुल्क की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को संगीन खतरा होगा। किसानों पर नाजायज़ टैक्स लगाकर 50 लाख रुपए तक के गैर मुनसिफाना बिल भेजे गए हैं। खालिद हुसैन बाट ने कहा कि बिजली के इजाफी बिलों का फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। किसान नाजायज़ टैक्स कबूल नहीं करेंगे। किसानों को सस्ती बिजली फराहम की जाए ताकि ज़रई शोबा तबाही से बच सके। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की जानिब से मई 2024 में गंदम की कम अज़ कम इमदादी कीमत ख़त्म किए जाने के बाद से काश्त किए गए रकबे में साल ब साल कमी वाक़ई हुई है। इसके अलावा किसानों को कन्वे भी किया गया है कि वो चावल और गन्ने की फसल फिलहाल ना काश्त करें। प्रोग्राम के इस हिस्से में खालिद हुसैन बाट साहब हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन किसान इत्तेहाद। उन्होंने लिखा है, ये खत लिखने की नौबत पेश क्यों आई है, ये भी हम उनसे पूछेंगे। बहुत शुक्रिया बाट साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताएं कि ये आप खत क्यों लिख रहे हैं, मीडिया में बात कर रहे हैं, क्या हुकूमत से आपकी जो बातचीत हुई, आपके जो राब्ते हुए, उसमें क्या वो एड्रेस नहीं कर रही है आपके इश्यूज को? बहुत शुक्रिया एरवाई का और खासकर मारिया साहबा, आपके प्रोग्राम का किस हवाले से हमारे किसानों की आवाज़ आला आवानों तक पहुंच सकती है। जैसे कि पिछले साल गवर्नमेंट पंजाब ने 3900 की गंदम का रेट डिसाइड करके गंदम नहीं खरीदी और दूसरे सूबों ने वो गंदम 3900 में खरीदी। लेकिन एक वाद सूबा पंजाब था जो सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करने वाला सूबा था, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ गंदम 2100 से लेकर 2600 में बिकी। जो किसानों की जो कास्ट आ रही थी वो भी पूरी नहीं हो सकी। एक वक्त वो गुजर गया, मुश्किल वक्त था, किसान बेचारा परेशान था। उसके बाद उसकी फसल गन्ना आ गया और इस साल गन्ने का रेट भी गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया, बल्कि केन कमिश्नर जो रेट डिसाइड करते थे उनको ख़त्म कर दिया और गन्ना हमसे 250 से लेके 350 रुपये मन खरीदा
और जुल्म देखें कि आज वही चीनी शुगर मालकान 170 से 80 रुपए में बेच रहे हैं और गन्ना 250 से लेके 350 मन खरीदा है, जिसका रेट जो कैलकुलेट होता है किसानों का और शुगर मालकान के दरमियान वो इस टाइम 110 रुपए केजी बनता है। आज वही शुगर जो है ना 170 रुपए में बिक रही है और गन्ना 250 से लेके 350 में खरीदा गया। इसी तरह हमारी कॉटन थी, उसका रेट नहीं मिला। इस 6 से 8 महीने में जो हमारी 4 से 5 फसलें आई हैं उसके रेट गवर्नमेंट पंजाब बल्कि फेडरल गवर्नमेंट ने इतने वो नहीं दिए जो हमारी कास्ट थी। इस साल जो बदकिस्मती से एक अलमिया पैदा होने जा रहा है हमारी साहबा, जो गवर्नमेंट सोच नहीं रही उस पे कि इस साल हमारी जो गंदम की पैदावार थी, एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से वो कम हो गई और दूसरा किसानों ने गंदम कम काश्त की, जिसपे वजीर खजाना औरंगजेब साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा किया है कि $1 अरब की गंदम बाहर से मंगवाएंगे। अच्छा, कैसा जुल्म है कि पाकिस्तान 1 अरब के लिए IMF से मिन्नतें करता है कि हमें $1 अरब दे दें, लेकिन बदकिस्मती से कल 2 दिन पहले ही वजीर खजाना कहता है कि $1 अरब हम गंदम से बाहर मंगवाएंगे। और हम बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के मरियम साहबा को कह रहे थे कि गंदम कम काश्त हुई है, लेकिन मरियम साहबा और उनकी ब्यूरोक्रेसी रिपोर्ट देती थी कि गंदम हमने डिसाइड किया है कि हमारी इतनी होनी है, वो हमने काश्त हो गई है, लेकिन वो भी झूठ साबित हुआ। और इस साल जो आगे इस साल 1 अरब की नहीं होगी, ये भी फिगर गलत है। कम से कम $2 से $3 अरब की गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी। अच्छा। क्या मेरे पाकिस्तान के पास इतने जरा मुबादला हैं कि अरबों डॉलर की गंदम मंगवा लें? तो मैं प्राइम मिनिस्टर को इसीलिए खत लिखा कि अगर इस साल भी आपने किसानों से गंदम रेट पे नहीं खरीदी और ये जुल्म बंद ना हुआ तो अगले साल किसानों ने गंदम नहीं काश्त करनी। बाट साहब, जब आप ये बात करते हैं हुकूमत से कि भाई आप जो रेट आपने कहा तकरीबन 3900 रुपीज पर मन है ना, उस पे आप कहते हैं कि आपसे गंदम खरीदे, हुकूमत क्या कहती है? वो क्यों इस रेट पे नहीं खरीद सकती? क्या उनके भी तो कोई तौजीहात होंगी ना, उनके भी तो रीजंस होंगे। वो कहते हैं कि बारह नहीं खाता, ये कॉस्ट पूरी नहीं होती, हम क्यों खरीदें इस पे? उनका क्या वर्जन है इसमें? देखें जी, हमें आपने स्पीच CM पंजाब साहब की सुनी होगी कि इस दफ़ा मैं किसानों को खुश करूंगी, इस साल किसान गंदम काश्त करे मैं ट्रैक्टर फ्री दूंगी, इस साल किसान गंदम करे तो मैं उसका हक नहीं रखूंगी। मैं ये पूछना चाहता हूं, या तो हमें कह दें कि आप गंदम काश्त ना करें, फिर हमें इतने कहते हैं कि चलो इस साल गंदम नहीं खरीदी, इस दफा हक नहीं मारा जाएगा। लेकिन इस साल जो हाल हमारा हो रहा है, अगर इस साल किसानों ने गंदम ना की तो मैं कहता हूं खुदकशियों पे मजबूर होंगे, रोडों के बाहर निकलेंगे, मुल्क की सलामती को खतरा पैदा हो जाएगा। जिस मुल्क का गंदम अगर इस साल 25% है, अगले साल 50 से 60% कमी आ जाएगी, तो मेरा मुल्क ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अब इतने सालों से गंदम फूड और पास्को खरीदता आ रहा था, तो मरियम साहबा कहती हैं कि अगर आपने गंदम हमने खरीदी तो इसमें करप्शन होती है। करप्शन तो इस साल हुई है कि पंजाब के किसान से गंदम 2100 से 2600 में खरीदी और साथ ही बॉर्डर क्रॉस किया, सिंध में चले गए तो सिंध में वो 3900 की बेच दी। तो कितना जुल्म है कि मिडिल मैन ने अरबों रुपए कमाए लेकिन किसान रुल गया। इसी तरह गन्ना, आप गन्ने पे कोई बात नहीं करता, उसमें IMF नहीं कहता कि चीनी गरीबों को 170 रुपए केजी दे रहे हैं और आपने गन्ना खरीदा है 300 रुपए मन, वो तो बनता है 110 रुपए केजी। इसी तरह जो हमारे बिजली के बिल आए हैं वो 2015 के ये जो बिजली की बिल की बात आप कर रहे हैं ना, मैं इस पे आना चाहती हूँ। बिजली के बिल में आपने कहा जी कि नाजायज टैक्स ना लगाएं, कबूल नहीं करेंगे, बिजली सस्ती करें। इस वक्त बिजली वो आपके लिए कैसे सस्ती करें? क्या हुकूमत के पास गुंजाइश है कि वो आपके लिए बिजली सस्ती करें? क्योंकि ओवरऑल पूरे मुल्क के अंदर बिजली के टैरिफ इतने बड़े हैं, सब लोग ज्यादा बिजली दे रहे हैं, की कीमत दे रहे हैं। दूसरा, IMF की तलवार लटक रही है, वो बिजली सस्ती नहीं कर सकते आपके लिए। नहीं, हम बिजली सस्ती नहीं कराते, हमें बिजली सस्ती ना करें। जो 2015 में इन्होंने ओवर बिलिंग कर दी थी हमारे ट्यूबवेलों पे, और उसके बाद हमने जब बहुत बड़ी दफा हमने प्राइम मिनिस्टर या जहां आला वानों में जाके बात की तो उन्होंने ना वो पेमेंट हमसे नहीं ले रहे थे। अभी उन्होंने कहा कि हम उसको ऑडिट कराने के बाद आपसे पेमेंट ले लेंगे, लेकिन अभी एकदम जो 1 महीना पहले पीछे उन्होंने जो बिल था वो 10 लाख था, उसको 50 लाख कर दिया, 50 लाख वाले को 70 लाख कर दिया। तो इतने बिल लगा दिए। 2014-15 की पेंडिंग पेमेंट की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा। नेक्स्ट जो नए बिल आ रहे हैं वो तो हम दे रहे हैं, उसका जो भी रेट हो वो हम देने के लिए तैयार हैं,
लेकिन ये 2014-15 में इन्होंने एक बिल हमें किसानों पे पंजाब गवर्नमेंट ने लगाया था, जिसको बगैर मीटर चेक किए इन्होंने रीडिंग की थी। तो मैं उस बिल की बात कर रहा हूं कि वो 50-50, 60-60 लाख लगा के भेज दिया है। एक हमारी गंदम नहीं बिकी, गन्ना नहीं बिचा, और फिर सीड जो पिछले साल इन्होंने राइस का दिया था, वो सीड ऐसा 2 नंबर था जिससे हमारी एवरेज ही नहीं आई। अच्छा भाट साहब, बस इस बहस को समेटते हुए जो मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ, क्या कोई हमको गजाई बहरान आप फोर्सी कर रहे हैं इस वक्त आने वाले चंद महीनों के अंदर? जी बिल्कुल, देखिए इस दफा हम कॉटन बाहर से अमेरिका से मंगवा रहे हैं। इस साल जो दालें हमने बाहर से मंगवाई हैं वो 2.25 अरब रुपए की हैं। जो हम गंदम मंगवा रहे हैं इस साल बाहर से वो 2 से 3 अरब, $1 अरब तो वजीर खजाना औरंगजेब साहब ने अपनी 4 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि $1 अरब की गंदम बाहर से मंगवा रहे हैं, लेकिन उसकी भी फिगर गलत है, कम से कम 3 से 4 अरब डॉलर की है। तो मैं गवर्नमेंट से कहता हूं कि अगले दफा, इस दफा हम चलो एहतजाज करेंगे, बाहर निकलेंगे, हम पे पिछली दफा इन्होंने तशद्दुद किया, अब करेंगे, लेकिन क्या उससे अगले साल इनके पास इतना पैसा है? हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, खुदकशियां कर लेंगे, जेलों में चले जाएंगे, एहतजाज करेंगे, अपना गुजारा मुश्किल में कर लेंगे, लेकिन क्या गवर्नमेंट पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकती है? जो फूड एंड सिक्योरिटी का इशू है, बॉर्डर से ज्यादा इस टाइम, बहुत शुक्रिया खालिद हुसैन भाट साहब, जो चेयरमैन है किसान इत्तेहाद पाकिस्तान के फूड और सिक्योरिटी इशू के हवाले से जो वो कुछ नकात उठा रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इस मर्तबा ये जो मार्जिन ना दिया गया किसानों को तो अगले साल शायद वो गंदम उगाए ही ना। बाले हुकूमतों के और किसान इत्तेहाद के आपस में बैठकर तय करने वाले मामलात हैं, जो वो ज़र मुबादला के हवाले से बात करें कि $2 अरब तक खर्च करने पड़ेंगे इंपोर्ट करने के लिए। ये एक बहुत ही खतरनाक फिगर है। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो पाड़ा चनार से एक बच्ची ने खत लिखा है मलाला को, अपने स्कूल के बंद होने का नोहा वो पढ़ रही है। वो क्या कहती है आपको बताते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कल खवातीन का आलमी दिन था और 24 घंटे बाद ही एक ही खत मंजर आम पे आया है। ये पाकिस्तान का इलाका है पाड़ा चनार, वहां से एक लड़की ने मलाला यूसुफजई को खत लिखा है और अपने स्कूल के बंद होने का, तालीम के हर्ज होने का नोहा उसने लिखा है। ये खत आया कहां से, पहले इसकी सोर्स आपको बता दें। सहाफ़ी है अरशद यूसुफजई साहब, बहुत ही क्रेडिबल सहाफ़ी हैं। उनको इस बच्ची ने ये ख़त लिखा कि आप मलाला तक पहुंचा दें, उन्होंने ट्वीट किया है और देखते हैं कि ये मलाला ख़त पढ़ती हैं, उसका जवाब क्या देती हैं। इस ख़त में कहा क्या गया है? सहाफ़ी अरशद यूसुफजई ने रिपोर्ट किया कि पाड़ा चनार की एक स्कूल टीचर ने नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई के नाम खत लिखकर उनको पाड़ा चनार में रास्तों की बंदिश से बच्चियों की तालीम मुतासर होने पर आवाज़ उठाने की दरख्वास्त की है। दरख्वास्त में कहा गया है कि पाड़ा चनार पिछले 5 माह से मुहासरे की सूरत हाल में है, जहां ना कोई शहर से बाहर जा सकता है और ना कोई शहर में आ सकता है। बच्चों को शदीद सदमे का सामना करना पड़ रहा है और अब उनकी जिंदगी के ख्वाब भी अधूरे रह जाने का खतरा लाहक हो गया है। 1 मार्च 2025 को जब नए तालीमी साल का आगाज हुआ तो चंद ही बच्चियां स्कूल वापस लौटी। रवां तालीमी साल जहां हजारों नए बच्चे स्कूल में दाखिला लेते हैं, उनके लिए एक भी किताब दस्तयाब नहीं थी क्योंकि किताबें रास्ते में ही जला दी गई थी। मैंने किताब के लिए अपनी बच्चियों की आंखों में आंसू देखे, जहां वो अपने हीरोज को पढ़ती हैं, जहां वो अपने ख्वाब देखती हैं। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है कि वो इन बच्चियों को किताब से और उनके ख्वाबों से महरूम कर दे। 6ठी जमात में पढ़ने वाली मेरी तालबा लीना, जो मुस्तकबिल में साइंसदान बनना चाहती थी, अब वो रास्तों की बंदिश की वजह से स्कूल आई ही नहीं। जब मैंने लीना के घर वालों से बात की तो मुझे मालूम हुआ कि वो हर रोज स्कूल वापस आने के लिए रोती है क्योंकि उसके ख्वाब बड़े थे और अब वो घर में मैसूर होकर रह गई है। 3री जमात में पढ़ने वाली जैनब, जो एक होनहार तालिब इल्म है और मुस्तकबिल में खलाबाज बनना चाहती थी, लेकिन उनके ख्वाब ताबीर होने से पहले ही बिखर चुके हैं। पाड़ा चनार पाकिस्तान का हिस्सा है। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, उनकी नज़दीक क्या ख़वातीन और बच्चियों की पढ़ाई हाई प्रायोरिटी इशू नहीं है? क्या उस बात को इंश्योर नहीं कर सकते कि बच्चियों की पूरी नस्ल अपने स्कूल जाकर अपने तालीमी साल का आगाज़ तो करे? इस बच्ची को मलाला यूसुफजई को ख़त क्यों लिखना पड़ा? और इसके जवाब में क्या मलाला के जवाब का हम इंतज़ार करेंगे तो फिर कोई एक्शन होगा? हुकूमत को, चाहे वो वफाकी हो या खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत हो, लड़कियों की पढ़ाई के हवाले से फौरी तौर पर एक्शन लेके यकीनी बनाना चाहिए कि वो स्कूल जाएँ। ना सिर्फ वो स्कूल जाएँ बल्कि उनके लिए वहाँ पर किताबें भी मौजूद हों ताकि उनके ख्वाब टूटने से बच जाए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।